हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल के ऊपर डिटेल अध्ययन करना शुरू किया है। हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड के ऊपर डिटेल अध्ययन किया। हमने ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स अध्ययन किए, पर्वतों के निर्माण से लेकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से लेकर के तमाम तरह की वीडियो अध्ययन किए। आज की कक्षाओं में हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच स्पेशल इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम, जैसा कि आपको बता दें कि आज हमारा जो क्लास चलेगा वो चलेगा इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर। इंडियन रिवर सिस्टम, भारत की नदियां। ठीक है, यानी कि भारत में कौन कौन से नदी हैं उनके ऊपर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नदी क्या होता है। व्हाट इज रिवर, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रिवर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज रिवर। रिवर जो होता है, याद रखिएगा, जब कभी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी एक डायरेक्शन में, एक दिशा में पानी जब फ्लो करता है, पानी जब मूव करता है, तो हम उसे रिवर का नाम देते हैं। सिंपल तरीका से, अगर वाटर है, अगर एक डायरेक्शन में वाटर अगर मूव कर रहा है, किसी एक डायरेक्शन में पानी जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर यानी नदी। और बहुत सारी नदियां जब एक साथ हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कौन इंडिया में, भारत में किस प्रकार की नदियां होती हैं और किस प्रकार के उसमें क्या क्या विशेषताएं पाए जाते हैं, ये हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, भारत में कौन सी नदियां पाई जाती हैं। भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, याद रखेंगे। टू टाइप्स ऑफ रिवर फाउंड इन इंडिया। टू टाइप्स, कितने, टू टाइप्स। इसमें पहला जो रिवर है वो है आपका फर्स्ट रिवर हिमालयन, हिमालय की नदियां, हिमालयन रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर रिवर, यानी इसको प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। और ये हिमालय रिवर। प्रायद्वीपीय और हिमालय रिवर में क्या अंतर है, कुछ अंतर हम लोग देखते हैं। जैसे हिमालय की जो नदियां हैं, इसका मुख्य सोर्स जो है, वो स्रोत क्या है आपका, मुख्य स्रोत है हिमालय। और हिमालय का क्या है, बर्फ। हिमालय का जो के ऊपर जो बर्फ जमा है, इसका मुख्य सोर्स है हिमालय की नदियों का। इससे लगातार बड़ी मात्रा में हिमालय, बड़ी मात्रा में नदियां प्रवाहित होती, लार्ज अमाउंट में। और याद रखिएगा दूसरा पॉइंट, यह सालों भर, यानी ओवर ईयर। ठीक है, सालों भर, पूरे साल, सालों भर ये नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी कि ये कभी गैप नहीं करती। हिमालय से आने वाली नदियां लगातार जो है सालों भर प्रवाहित होती हैं। ये दो श्रृंखलाओं में हिमालय की नदियों को बांटते हैं। एक नदियां जो है पूरब की ओर जाती हैं और दूसरा पश्चिम की ओर। पूरब की ओर जो जाने वाली नदी है वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और पश्चिम की ओर जाने वाली जो नदियां हैं वो अरबियन सी, यानी अरब सागर, अरेबियन सी में जाकर के गिरती। ठीक है, और हिमालय की रिवर की और खास बात यह है कि हिमालय के रिवर जो है, हिमालय की नदियां जो हैं ज़्यादातर जो हैं वह डेल्टा का निर्माण करती। ठीक है, हिमालय की नदियों में बहुत सारे लेक्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे झील बनाती हैं, वो भी कृत्रिम, वो भी जो है आर्ट, ये नेचुरल लेक बनाती हैं, नेचुरल। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आते हैं आपके, सिंपल से अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय भारत के नदियों का सोर्स जो है, इसका जो स्रोत है वो है आपका मॉनसून। इसका सबसे बड़ा स्रोत है मॉनसून।
रिवर यानी रेन वाटर, रेन वाटर और लेक, लेक से तो पानी निकलता है, इससे लेक से पानी निकलती हैं, बहुत सारी लेक्स हैं प्रायद्वीपीय पठार में, वहाँ जो पानी जमा होता है वहाँ से रिवर बहुत सारे फ्लो होते हैं। लेकिन ये लेक से रिवर लगातार सालों भर तो प्रवाहित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लेक में जितना पानी है वो तो कई सालों भर खत्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब रेन वाटर होती है, जब बारिश का सीजन आता है, उस समय अत्यधिक मात्रा में जब बारिश होता है तो लेक फिर से भर जाते हैं और नदियों में अत्यधिक मात्रा में वाटर अमाउंट बढ़ जाते हैं। ये नदियाँ जो हैं, ये याद रखना है, ये नदियाँ जो हैं ग्रीष्म ऋतु में यानी समर सीजन में ये नदियाँ ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती है। समर सीजन में ये नदियाँ जो हैं सूखने लगती हैं। और जैसे जैसे रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में ये नदियाँ पीक पर होती हैं, अपनी ऊंचाई पर होती हैं। सबसे ज़्यादा इस रिवर में जो वाटर अमाउंट होता है वो रेनी सीजन में होता है। थर्ड पॉइंट, ये भी दो भागों में इनको भी बांटेंगे। एक अरेबियन सी में गिरती हैं, अरेबियन सी में यानी अरब सागर में, अरब सागर, और दूसरी नदी जो है आपकी वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक नदी अरब सागर में, दूसरी नदी बंगाल की खाड़ी में। एक बात यहां ध्यान देने वाली बात है कि अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी, ठीक है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी क्या होता है भाई, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे। एस्चुअरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदियां वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अंतर समझते हैं, एस्चुअरी और डेल्टा क्या है, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स एक दो बार में देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स के ऊपर अगर हम डिटेल अध्ययन करें तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय में 3 मेन स्ट्रीम है। अगर हम पश्चिम से शुरुआत करें, इंडस यानी सिंधु नदी, इसके बहुत सारे सहायक नदियों को साथ में ही पढ़ेंगे। दूसरा गंगा, गंगा नदी, गंगा की विशाल धारा जो पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाती है, उसको अध्ययन करेंगे। इसके बहुत सारे सहायक नदी, यमुना को भी इसी में अध्ययन कर लेंगे। थर्ड ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये 3 नदियों को हम लोग विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे, ये 3 नदियों के बारे में। और इधर प्रायद्वीपीय पठार की कौन कौन सी नदियों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। सबसे पहला, प्रायद्वीपीय पठार में अगर बात करते हैं तो गोदावरी की बात होती है, गोदावरी, गोदावरी नदी। दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी, तीसरी नदी का नाम है कावेरी। कावेरी, ठीक है, ये नदियां। अब हम लोग एक और चीज यहां ध्यान देते हैं कि डेल्टा क्या होता है। एक छोटे से पॉइंट में हम लोग समझेंगे, एक तरफ समझते हैं डेल्टा क्या होता है और दूसरी तरफ एस्चुअरी। देखिए डेल्टा क्या होता है कि जब नदी एक फ्लो में फ्लो कर रही होती है, ठीक है, मान लीजिए कि यह एक नदी है, एक फ्लो में फ्लो कर रही है, और यह नदी जब किसी प्लेन सरफेस, यह जो सरफेस एरिया है यह प्लेन है, क्या है, प्लेन। जब ये प्लेन सरफेस एरिया पर आती है तो ये कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और ये शाखाएं कई शाखाओं में जाते हुए ये समुद्र में, ये मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा सी है, ये सी है, समुद्र, समुद्र में ये जाकर के गिर जाती। इस तरीके के फॉर्मेट में जब नदियां गिरती हैं समुद्र में तो ये डेल्टा का फॉर्म करते हैं, इसको डेल्टा कहा जाता है।
जब कभी कोई नदी अगर प्रवाहित हो रही है और प्रवाहित होने के बाद किसी पठार, प्लेट्यूस या माउंटेन या कुछ भी, प्लेट्यूस ही ज्यादातर होता है, प्लेट्यूस जिसके सहारे जब यह समुद्र में गिरती है तो एक सिंगल धारा के रूप में गिरती है, और सिंगल धारा के रूप में जब ये गिरती है तो ये समुद्र में चली जाती है। यहाँ पर मान लीजिए सी है, ठीक है, समुद्र में, तो ये बनाती है एस्चुअरी, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल अध्ययन करने जा रहे हैं इंडियन रिवर सिस्टम में। हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे गंगा की, कि गंगा कहाँ है, कैसे है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। द गंगा, चलिए तो हम लोग अध्ययन करने जाते हैं द गंगा। गंगा, सबसे पहले गंगा के बारे में हमें यह ध्यान देना है कि गंगा नदी दो नदियों के संगम से निर्मित होती है। माना जाता है कि ये जो भागीरथी नदी है यह गंगा का मेन स्ट्रीम है। भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां आपस में आकर के मिलती हैं जिस जगह पर, उस जगह का नाम है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी, याद रखना। और यहीं से इस नदी, ये जो संगम होता है इसको प्रयाग बोलते हैं, ठीक है, हरिद्वार प्रयाग। यहां से ये नदी गंगा के रूप में बहना शुरू, ठीक है। कौन कौन रिवर है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी पर एक बांध है जिसको हम लोग बार बार क्वेश्चन में पूछता है, वो है टिहरी बांध। यहां पर एक बांध है जिसका नाम है टिहरी, टिहरी बांध, याद रखना आप लोग। टिहरी बांध यहाँ पर है, भागीरथी नदी पर, गंगा पर भी है। अब यहाँ से गंगा नदी जैसे निकलती है, ठीक है, यहाँ से इसका नाम गंगा शुरू हो जाता है हरिद्वार में, ठीक है। देवप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, हरिद्वार को देवप्रयाग कहा जाता है। वहां से ये नदी, गंगा नदी, उत्तराखंड होते हुए जो है यूपी में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश। ये पूरा का पूरा रीजन ये उत्तराखंड का पार्ट है, याद रखिए। ये दिल्ली है, ये वाला पूरा का पूरा रीजन उत्तराखंड है। उत्तराखंड से ये यूपी में प्रवेश, यूपी में जैसे ही ये प्रवेश करती है, ठीक है, तो कानपुर शहर में आने से पहले, इस सबसे बड़ा शहर याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा शहर गंगा पर जो बसा है उसका नाम है कानपुर, यह याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से दो नदी, इसकी सहायक दो नदियां आकर के इससे मिलती हैं। वो सहायक कौन कौन है भाई, एक है आपका यहाँ से एक नदी आकर के मिल रही है जिसका नाम है रामगंगा, और एक यहाँ से नदी आकर के मिल रही है काली नदी, ठीक है। ये दो नदी का नाम याद रखना है, रामगंगा और काली नदी। ये दोनों नदियां यूपी में प्रवेश, यानी कानपुर में प्रवेश करने से ठीक पहले जो है गंगा से मिलती हैं, यानी गंगा की ये दो सहायक नदियां हैं। अब गंगा आगे चलती है, गंगा यहाँ से आगे चलते हुए अब पहुंचती है उस जगह पर जिसका नाम है प्रयाग या प्रयागराज कहा जाता है। जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम योगी जी ने प्रयागराज बदल दिया, प्रयागराज हो गया। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, प्रत्येक 12 साल पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि आपको बता दें कि 2018 में कुंभ लगा था, जो अर्ध कुंभ होता है 6 वर्ष में लगता है, यानी 2024 में जो अभी कुंभ लगने वाला है, हो सके तो दिसंबर या जनवरी के आसपास कुंभ लगेगा। तो उस कुंभ मेले में प्रयागराज जो 12 साल बाद आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों कहा जाता है? सबसे पहला सवाल है कि प्रयाग का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रयाग, प्रयाग क्या होता है? याद रखिए, अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन में, चाहे नॉर्मली इंटरव्यू में भी आजकल के क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रयाग का क्या मतलब होता है। प्रयाग का मतलब होता है कि जहां पर दो नदियां आकर के मिलती हैं, टू रिवर्स मीट एट ए पॉइंट, यानी दो नदियां जब एक जगह पर आकर के मिलती हैं तो क्या कहलाता है, प्रयाग, ठीक है। अब आते हैं प्रयागराज में कौन सी नदी आकर के मिल रही है भाई, तो प्रयागराज में याद रखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, उसका नाम है यमुना, यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो बंदर पूछ से निकलती है, ये भी हिमालय से नदी निकलती है, जगह का नाम है बंदर पूछ।
यहाँ से यह नदी निकलती है और यह नदी किस रास्ते होकर बहती है? याद रखिए, इस नदी पर सबसे बड़े शहरों में 4 शहर यमुना नदी पर बसे हुए, चारों शहर के नाम आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। कौन कौन शहर हैं? 1 नंबर दिल्ली, 2 नंबर मथुरा, 3 नंबर आगरा और 4 नंबर का नाम इसमें नहीं दिया, हम लिख दे रहे हैं, उसका नाम है हथरस। हथरस, जहाँ का पेठा बहुत अच्छा लगता है, वो मुरब्बा बनता है, यहाँ का फेमस है हथरस का। ये 4 शहर किस नदी पर बसा है? यमुना नदी। ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यमुना की भी 3 सहायक नदियां हैं जो यमुना से आकर के मिल रही हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये तो समझ में आ गया, यमुना नदी आकर के इलाहाबाद में मिल रही है गंगा से, ठीक है, यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, जो कहां आकर के मिल रही है? इलाहाबाद में। अब हम यहां ध्यान देंगे क्या हो, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की 3 बड़ी सहायक नदियां हैं, ये याद रखना है। एक है चंबल नदी, जो चंबल घाटी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये है चंबल नदी, देख रहे हैं ना। दूसरा है सिंध नदी, ये सिंध है, इसको काली सिंध भी, सिंध ही कहा जाता है। और एक है बेतवा, ये वाला जो नदी है इसका नाम है बेतवा नदी, लिख दे रहे हैं हम, बेतवा। ये रिवर बेतवा और नीचे केन, ये 3 रिवर है जो कहाँ, केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये सब छोटे छोटे नदियों के नाम उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है। ये है काली सिंध, चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, ये भी याद रखना है, चंबल की काली सिंध। बनास, ये बनास रिवर का भी नाम याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है यमुना की 3 सहायक नदियां हैं। एक इधर से रिहंद नदी आती है जिस पर एक बांध है, रिहंद बांध। क्वेश्चन पूछ देता है कि रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। ये 4 प्रमुख, यमुना की 4 प्रमुख सहायक नदी हैं, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना के नाम से भूल जाए, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है, ये भी नाम आ जाते हैं गंगा में, ये याद रखना है। केन, बेतवा, चंबल ये अंततः यमुना में मिलती है और यमुना अंततः कहाँ मिलती है? गंगा में। तो एक तरीके से ये तीनों नदियां आकर के कहाँ मिल रही हैं? गंगा में मिल रही हैं, ये तीनों नदियां, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें जो है चौकन्ना होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही है। अब यमुना की 4 सहायक नदियां हम लोग पढ़ लिए हैं, एक है केन, दूसरा है बेतवा, तीसरा है चंबल। चंबल के बारे में एक बात आपको बता दें, चंबल नदी जो घाटी है, चंबल नदी भारत का सबसे प्योर नदी माना जाता है, शुद्ध। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम बता दें कि जो घड़ियाल होते हैं, एलिगेटर्स, एलिगेटर्स केवल शुद्ध पानी में ही पाए जाते हैं और भारत का एकमात्र इलाका चंबल घाटी का इलाका है जहां पर एलिगेटर्स पाए जाते। ये पॉइंट्स याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहां से गंगा की 3 सहायक नदियां इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती हैं। हमने केन, बेतवा और चंबल इसके बारे में भी बता दिया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, ये वाला कट कर, ये वाला मिटा दीजिए, चलिए जी। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये एक रह जाएगा, ये यमुना। अब जैसे गंगा आगे चलती है, गंगा पहुंचती है वाराणसी। गंगा पर एक और सबसे बड़ा शहर है वाराणसी शहर, और वाराणसी में ही गंगा की एक और सहायक नदी आकर के मिलती है थोड़ी सी दूरी पर, उसका नाम है गोमती। एक ट्रेन भी चलता है गोमती एक्सप्रेस जो लखनऊ जाता है, याद रखना गोमती रिवर जो है वो आकर के वाराणसी के पास गंगा से मिलती है, ये पॉइंट्स याद रखना है। फिर गंगा आगे चलती है, गंगा पर वाराणसी शहर बसा हुआ है, ये याद रखना है। गंगा पर एक और शहर यहाँ आ जाए तो अगर पटना में आने से पहले गंगा पर एक छोटा सा शहर बसा है, यहाँ याद रखना है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा, ठीक है। ये याद रखना है बलिया, बलिया शहर बसा हुआ है,
याद रखिएगा, वही बागी बलिया इसके बारे में लोग कहते हैं कि देश के आज़ाद होने से पहले ही ये आज़ाद हो गया था। तो ऐसा है, तो बलिया शहर भी यहाँ बसा हुआ है। आगे बढ़ने पर पटना शहर, और पटना शहर सबसे बड़ा बिहार का शहर है। पटना के बाद भागलपुर, ठीक है, भागलपुर के बाद ये नदी याद रखिएगा, भागलपुर के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है यहाँ आती है, ये जगह का नाम है फरक्का बांध, फरक्का नदी, फरक्का बांध। यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाती, एक भाग जो है इधर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दूसरा भाग हुगली प्रवेश करती, हुगली बन जाती, और हुगली रिवर पर आगे चल करके कौन सा शहर बसा है? कलकत्ता। ठीक है, ये याद रखना है। एक और चीज यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे ही गंगा जो है बांग्लादेश में पहुंचती है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा बांग्लादेश। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां एक बार गिन लेते हैं कौन कौन सी। इसकी तो बहुत सारी सहायक नदियां। एक सहायक नदियां दक्षिण की छोर से कौन कौन सी सहायक नदी है? एक नदी टोंस नदी जो आकर के गंगा में मिलती है। दूसरा सोन रिवर है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखने, अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती है, एक सोन नदी और एक दूसरा जो है उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा आगे पढ़ेंगे हम लोग जब दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। यहाँ याद रखेंगे सोन नदी निकलती है और यह सोन नदी जो है आ करके गंगा में मिलती है, और जिस जगह पर यह गंगा में मिलती है याद रखिए, हम बता दें आपको, और ऊपर से एक घग्गर आकर के मिलती है, घाघरा। ये दोनों नदियां जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है ये छपरा में पड़ता है डोरीगंज। डोरीगंज नामक जगह है जहां पर सोन नदी और घग्गर नदी आकर के मिलती है। छपरा के बारे में कहा जाता है कि जो नौपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले, जैसे चिरांद जो जगह जहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं वो यही है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली पहले तो एक ही में था, जीरादेई, वो सब छपरा का ही में आता। इसके अलावा बात करें हम जिला स्कूल, ये सारी चीज़ें छपरा से हैं, जुड़ी हुई हैं। तो जब यहाँ से ये आगे बढ़ती है तो यहाँ एक गंडक नदी आकर के इसको, पटना के आसपास गंडक नदी आकर के इसमें मिलती है। गंडक से थोड़ा आगे बढ़ती है, ये 3-4, यहाँ एक नदी कोसी नदी जो नेपाल से आती है और वो आकर के जो है बिहार में मिलती है। बिहार में याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार में शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी, शोक नदी क्यों कहा जाता है, क्या कारण है शोक नदी का? सबसे बड़ा याद रखिए, क्या आज तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि शोक नदी क्यों कहा जाता है, क्यों कोसी को शोक कहा जाता है? क्या कारण है? बाढ़ के कारण, फ्लड आता है। फ्लड आता है तो हम डैम बनाकर, बांध बनाकर कोसी नदी को क्यों नहीं बचा ले रहे हैं? क्यों नहीं हम बाढ़ या फ्लड आने से हम रोक ले रहे हैं? कारण ये नहीं है, कारण ये है, देखिए अब हम आपको एक कारण बनाते हैं, बताते हैं, ध्यान दें। यहाँ एक पॉइंट ध्यान दें, जो कोसी नदी है, जो बिहार की कोसी नदी क्या करती है कि ये जब रिवर फ्लो करती है ना, तो ये शिफ्टिंग करती है, बहुत ज्यादा शिफ्ट करती है ये नदी। सबसे बड़ा कारण ये है शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि बिहार का जो रीजन है वो तराई एरिया में आता है, यहाँ के जो मिट्टी है वो सॉफ्ट है, याद रखना। अब क्या करता है कि यहाँ अगर हम यहाँ पर हमने बांध बना दिया, मान लीजिए इस नदी को फ्लो करने के लिए, अब ये नदी इधर की तरफ शिफ्ट कर दे, आराम से इधर से फ्लो करना शुरू कर, फिर वापस ये अपना जगह ले ले। ये देख रहे हैं, ये सिस्टम। अब बांध गया आपका, बांध का कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ बांध बनाएंगे, ये नदी और शिफ्ट कर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा कारण यही है, किसी भी नदी का फ्लड सिचुएशन आने का कारण यही है कि वो नदी शिफ्ट बहुत जल्दी करती है, और शिफ्ट करने के ही कारण इस नदी में फ्लड आता है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी जो है ये सब याद नहीं रखना है। बागमती, इसके जो है कोसी की सहायक नदी बागमती है, कमला है। बिहार पीसीएस वालों के लिए स्पेशल है, याद रखना। कोसी नदी की सहायक नदी कमला, बागमती और लाल बखिया,
ये 3 नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है। और सिक्किम से एक नदी निकलती है महानंदा, वो भी आकर के यहाँ पर मिलती है। ठीक है, महानंदा आकर के फरक्का के पास जो है मिलती है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया। ये है रिहंद नदी, ये क्योल नदी, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनके बारे में उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये गंगा का हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया। घग्गर गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है एक बार हम लोग कलेक्ट करते हैं, काउंट करते हैं। जो दक्षिण की तरफ से गंगा की नदियाँ आती हैं, अगर हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करें मैप, तो यहाँ हम बना सकते हैं। आपको अगर मैप में दिखे, नंबर 1 गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है, नंबर 1। अगर ऊपर से देखें, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। दूसरा सबसे बड़ा सहायक नदी इसका सोन, जो कि साउथ से आकर के मिल रही है। तीसरा दामोदर भी है, जो कि जाकर के हुगली नदी से मिलती है, लेकिन दामोदर मत लिखिए, गंगा में टोन्स लिखिए। 3 रिवर जो दक्षिण से आकर के गंगा में मिल रही है। अब अगर ऊपर से देखें, ऊपर से गंगा की कौन कौन से सहायक, सबसे पहला रामगंगा, 2 नंबर आता है आपका गोमती, 3 नंबर आपका ये घग्गर, तो घाघरा के नाम से भी जाने जाते हैं। 4 नंबर गंडक, गंडक नेपाल से निकलती है, याद रखना है, गंडक नदी। 5 नंबर आपका कोशी, 5 नंबर। 6 नंबर महानंदा। ये सारी नदियाँ गंगा की सहायक नदी हैं। तो गंगा के बारे में ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। ठीक है, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह, याद रखिएगा, चाइना वाले पार्ट में, हिमालय के चाइना वाला पार्ट यानी तिब्बतन हिमालय का एक माउंटेन है, एक भाग है जिसका नाम है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्भव होता है। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब चेमा यांगडुंग पर्वत से निकलती है तो इस नदी का नाम पड़ जाता है, याद रखना है, इस नदी का नाम क्या पड़ता है, चेमा यांगडुंग पर्वत का नाम पड़ता है, याद रखिए, यारलुंग सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना। ठीक है, सांगपो नदी जैसे ही पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है नमचा बर्मा। नमचा बर्मा पर्वत से यह नदी टकराती है और टकरा करके भारत के जिस राज्य में प्रवेश करती है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में यह नदी आकर के प्रवाहित होती है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम हो जाता है दिबांग। वर्ड याद रखिएगा, दिबांग। ठीक है, दिबांग नदी जैसे ही आगे बढ़ती है यह नदी, तो यहां इसकी 2 सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, याद रखिएगा, 2 सहायक नदियां, एक का नाम है लोहित। ठीक है, लोहित नदियां, लोहित सहायक नदी है जो आकर के अरुणाचल प्रदेश में इससे मिलती है। जब यह आगे बढ़ती है जो है, तो एक नदी धनसिरी और एक है सुबनसिरी, नीचे से धनसिरी, ऊपर से तुम्हारा सुबनसिरी, ये 2 नदियां आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, ये दोनों नदियां धनसिरी और सुबनसिरी। ठीक है, जैसे ही गंगा असम वाले, यहीं से असम का पार्ट शुरू हो जाता है, ये वाला तुम्हारा असम का मैप है, याद रखिएगा, यहां से असम शुरू होता है। ये नदी जैसे ही असम में प्रवेश करती है, यहीं पर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, असम में इस नदी का नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र नदी। असम में जैसे ही ये नदी प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो इसकी एक सहायक नदी मानस। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, क्यों आता है, क्योंकि मानस के नाम से एक नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक सींगी गेंडा जो है कौन से नेशनल पार्क में, भारत में है। कहाँ है, मानस। कहाँ है, असम में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम की सबसे बड़े शहर बात करें तो बड़े शहर की बात करें तो गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर इस पर स्थित है। ठीक है, ये आगे बढ़ती है, ये गंगा नदी है। जैसा कि हमने गंगा को रेड कलर से दिखाया था, ये गंगा नदी यहाँ से आ रही है, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा, वहां हमने बताया था आप लोगों को। ये देख लीजिए अगर आपको नहीं ध्यान दे आ रहा है, यहाँ से गंगा हमने प्रवेश कराया, क्या नाम पड़ा, पद्मा, बांग्लादेश में। अब ये बांग्लादेश में क्या कर रही है देखिए, जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी इसको मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आकर के इसको मिलती है। अगर हम इसको अलग कलर से दिखाएं, एक बार आपको दिखा दें, ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक, सहायक नहीं बोलेंगे, दोनों एक साथ आकर के मिलती है, लेकिन सहायक ही कहेंगे। ये दोनों मिलती हैं और संयुक्त रूप से इनका नाम बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है, मेघना। मेघना के नाम से ये बांग्लादेश में जानी जाती हैं जब दोनों आपस में मिलती। ठीक है, दोनों आपस में जिस जगह पर मिलती हैं उसका नाम है, जो है वो तुम्हारा बांग्लादेश का जगह है। ठीक है, बांग्लादेश का जोरहट, वहां पर ये आकर के मिलती हैं। फिर आगे ये जैसे बढ़ती हैं, इसके बाद यह बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। ठीक है, तो ये है बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी। ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का एक और मैप हमने बताया। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन से शहर बस, एक गुवाहाटी शहर याद रखना है, एक पांडु, एक धुबरी, सब उतना याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है, एक तेजपुर, तेजपुर याद रखना है असम में। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना है। ये लोहित है और ये दिहांग है, ये दो सहायक नदी हैं इसके इधर से, ये धनसिरी और बनसिरी। ठीक है, ये एक का नाम लोहित, एक का नाम दिहांग। यहाँ पर देखिए, एक का नाम लोहित और एक का नाम दिहांग। दिहांग याद रखिएगा। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट हम बता दें, दिबांग और दिहांग में दो अंतर है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको बता दें। एक पॉइंट यहाँ ध्यान देंगे, ये पॉइंट ध्यान देंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिबांग इसको बोलते हैं, दिबांग इसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दिहांग। याद रखना है, ह और ब में अंतर है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। तो आज हम लोगों ने दो नदियों के बारे में डिटेल अध्ययन किया। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के ऊपर अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम लोग सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कहा जाता है। हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर डिटेल अध्ययन करेंगे, कौन कौन से शहर उस पर बसे हुए हैं, कि कौन सी सहायक नदियां हैं, क्या है, सारा चीज़। एक और पॉइंट हम यहाँ पर छूट रहा है, हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र की एक और सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी, जो सिक्किम से निकलती। ठीक है, जो आकर के बांग्लादेश के पास ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो रिवर के बारे में डिटेल अध्ययन किया, एक गंगा, दूसरी ब्रह्मपुत्र। और इस पर कौन कौन से शहर बसे इसका भी अध्ययन किया, क्या है सिस्टम ये भी हमने अध्ययन किया।
अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। परीक्षा जंक्शन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, याद रखें कि आने वाला जो हमारा क्लास होगा 24 ऑफ अक्टूबर यानी 24 अगस्त का जो क्लास होगा हमारा, शाम को 6 बजे हम लाइव होंगे आप लोगों के बीच। और उस लाइव क्लास में हम इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर अध्ययन करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, एल नीनो और ला नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा लाइव क्लास जो है ठीक आज से 2 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को शुरू होने जा रहा है। आप लोग उस लाइव क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। और याद रखिए उस लाइव क्लास में हमने क्यूज कॉन्टेक्स्ट भी कराने हैं, जिसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिवर से जुड़े हुए, क्योंकि अभी हमने रिवर आप लोगों को एट रैंडम इंडिया के 2 रिवर बताएं। कल हमने इंडस बता देना है, इंडस और गोदावरी को भी हम लोग कवर कर लेंगे, गोदावरी और 2-3 नदियां जो है दक्षिण भारत की कवर करेंगे कल हम लोग। तो हम लोगों का जो होगा ये दोनों वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लाइव क्लास में आपको डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं आपको, उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, केवल अपने गूगल प्लेटफॉर्म पर जाना है,